हेलो दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में। जैसा कि जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था GS GK का, आज उसका 4th पार्ट है। तो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो कौन है आपके? राजीव कुमार। ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, नीति का मतलब होता है NITI, है ना। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ वो 1 जनवरी 2015 को, यानी कि नीति आयोग का जो गठन हुआ वो 1 जनवरी 2015 को हुआ। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 के पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग, जिसका नाम क्या कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड आप देख रहे हैं इसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है, यानी कि वाहनों से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, बिना जले हाइड्रोकार्बन यौगिक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कज्जल, सीसा एवं एल्डिहाइड आदि वाहनों के आंतरिक दहन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित होते हैं। इनका दुष्प्रभाव जो है वो मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधों पर भी देखने को मिलता है। वाहनों से जो धुएं छोड़े जाते हैं उसमें लगभग 90% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कितने परसेंट? 90% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यानी कि ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। योर करेक्ट आंसर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के दक्षिण जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। सन 1973 1973 में इसके 1113.36 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल था उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। बाद में क्या हुआ? बाद में सन 1980 में इसके 392 वर्ग किलोमीटर एरिया को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यानी कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उसका नाम है उदंत मार्तंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड। देखिए, उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कब हुआ? मई में। कब? मई 1826, यानी कि मई 1826 में उदंत मार्तंड का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। किसके द्वारा हुआ? जुगल किशोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 1 अगस्त 1947, 10 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947, 14 जुलाई 1947। तो भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार जो हुआ था पेश, वो कब हुआ था? 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है।
तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। जिस अर्थव्यवस्था में लाभ की भावना से कार्य किया जाए, ठीक है, जिस अर्थव्यवस्था में लाभ की भावना से कार्य किया जाए उसको क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हमारे प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सेवा प्रयोजन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेवा प्रयोजन। यानी कि निजी संपत्ति का अधिकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, प्रतियोगिता होना यह भी विशेषता है, उपभोक्ताओं का चुनाव की स्वतंत्रता। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उपभोक्ताओं के चुनाव की स्वतंत्रता, यहाँ पे जो होगा उपभोक्ताओं के चुनाव की स्वतंत्रता। तो निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, सेवा प्रयोजन। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेवा प्रयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में आमतौर पर बाहरी, देखिए यहाँ पे धातु नहीं होगा, प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अधातु होगा, ठीक है, नॉन मेटल। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 1, 2 या 3, 5, 6, 7 या 8, 8, 9 या 10, 10 से 18, ठीक है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं, ठीक है। जो भी तत्व आपके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जबकि धातुओं की जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने होते हैं, उसमें 1 से 3 होते हैं, 1 से 3। यानी कि अगर मेटल की बात की जाए तो आपका यह आंसर सही होगा। जैसा कि प्रश्न में लिखा है धातुओं में, तो धातुओं के लिए अगर बात करें तो 1, 2 या 3, लेकिन हमारा प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे अधातु होगा, ठीक है, नॉन मेटल, अधातु। इसको सही कर लेंगे आप लोग। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5, 6, 7, 5 से लेके 8 तक, ठीक है, 4 से लेके 8 तक। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे अधातु होगा। जब अधातु होगा तो आंसर आपका बनेगा 4 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन तक, और जब धातु होगा जैसा कि प्रश्न में लिखा है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2 या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी। देखिए मोलों की संख्या क्या होती है, एक मोल, पहले तो ये जानिए मोल होता क्या है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के मूल कणों की उतनी ही संख्या उपस्थित होती है जितनी कि कार्बन 12 के समस्थानिक में कार्बन के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है, समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो मोल की जब भी बात की जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो हीलियम है, हीलियम का सूत्र क्या होता है, H2, है ना, हीलियम का सूत्र क्या होता है, He। तो इसका जो अणुभार है वो कितना होता है, 4, और ग्राम दे रखा है आपको, पदार्थ का भार दे रखा है कितना, 60 ग्राम। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 15 मोल। तो 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी, 15 मोल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 15 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV = nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। तो PV = nRT जो है वो आदर्श गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। किस गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। पाथ SLA बांड प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा संचार की संपूर्ण कार्यप्रणाली संचालित होती है। यह नियमों का समुच्चय है जो दो डिवाइसों को सफलतापूर्वक जोड़ने एवं आंकड़ा को संप्रेषित करने का कार्य करता है या सहायता करता है। इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग करके आंकड़ा जो है, इसका प्रयोग करके ही आंकड़ा कंप्यूटर नेटवर्क में बदलता है, यानी जो डेटा है वो कंप्यूटर नेटवर्क में बदलता है। प्रत्येक प्रोटोकॉल का अलग अलग तरीका होता है। तो दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है, यानी कि वायु प्रदूषक नहीं है।
तो नाइट्रस ऑक्साइड को देखा जाए, जिसको सामान्यतः लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, या अम्लीय वर्षा के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो अम्लीय वर्षा के लिए भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। यह रॉकेट में ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है। तो आपका वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अनवालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, अति सिंचाई, लवणीकरण, भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो इसका जो मुख्य कारण है अति सिंचाई। अति सिंचाई का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर देना। जब भी आवश्यकता से अधिक सिंचाई होती है तो क्या होता है? जलों का जमाव होने लगता है। जब जल का जमाव होता है, ठीक है, जब जल का जमाव होता है तो क्या होता है? मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है, जो कि फसलों के लिए अच्छी नहीं कुछ फसलों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। जल का जो जमाव है वो भारतीय मिट्टियों की एक मुख्य समस्या है। यह मुख्यतः त्रुटिपूर्ण अपवाह, अत्यधिक वर्षा, भूमिगत जल स्तर के उन्नयन के कारण होता है या फिर अधिक सिंचाई के वजह से उत्पन्न होता है। तो सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अति सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में पिछले दशक के मुकाबले 17.7% की वृद्धि हुई। तो किसके मुकाबले? 21.5% के मुकाबले 17.7% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल के लेखक हैं। अनब्रेकेबल किसके द्वारा लिखित है? अनब्रेकेबल जो लिखित है वो MS मैरी कॉम के द्वारा लिखित है। मैरी कॉम क्या है? भारत की एक बहुत ही मशहूर मुक्केबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। तो सत्रिय नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? असम का। सत्रिय नृत्य जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य के जो महान संस्थापक थे वो कौन थे? महान संत श्रीमंत शंकर देव। तो सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोंगरी जो भाषा है वो आपका मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर की दूसरी प्रमुख भाषा है। यह इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के समूह में आती है। जम्मू कश्मीर के अलावा यह उत्तरी पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है। अच्छा, इसको किस संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया था या 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। तो डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। 10 सेकंड में 50, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? कहने का मतलब मोहन की शक्ति पूछ रहा है। तो शक्ति का एक फार्मूला होता है पावर, P क्या होता है? W/T, यानी कि शक्ति क्या होता है? कार्य बटे समय, है ना। P W/T, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम देखेंगे जो मोहन द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है तो 15, कितने सेकंड में चढ़ता है? 50। वैल्यू आपकी किस में है? सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी? 7.5 मीटर, है ना। तो कह रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो मोहन की शक्ति क्या है? देखिए शक्ति का जैसे हमने फार्मूला लिखा P W/T,
है ना। तो मोहन की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh, यानी कि उसका वेट कितना है 40 किलोग्राम, समय कितना ले रहा है 10 सेकेंड, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि m हो गया, g हो गया, h हो गया। ठीक है, अब जो आपका बच रहा है वो क्या बचेगा, कितनी सीढ़ी चढ़ता है 50 सीढ़ी चढ़ता है, कितने समय में काम को कंप्लीट करता है, तो 10 सेकेंड में कंप्लीट करता है, और इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना, mgh क्या होता है, mgh क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि जो कार्य करेगा, देखिए सीढ़ी पे चढ़ने के लिए जो ऊर्जा उसके अंदर स्टोर होगी उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, इसी को बोलते हैं mgh। m का मान 40, g यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका यहाँ पे 10 हो गया, उसके बाद क्या है सेंटीमीटर 15 हो गया, कितने सीढ़ी चढ़ता है 50 सीढ़ी चढ़ता है, कितने समय में चढ़ता है 10 सेकेंड में चढ़ता है। वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट के लिए 100 का डिवाइड किया है। जब इस पूरे सोल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 300 वाट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 300 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी, डलहौजी, कर्जन, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस सेवा में 1853 ईस्वी से प्रतियोगिता परीक्षा होने प्रारंभ हो गई थी। प्रारंभ में यह इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में सिविल सेवा कब से होने लगी, 1923 में भारत में भी होने लगी। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, नाम याद रखिएगा, 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर को इस परीक्षा में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इस परीक्षा में सफल होकर क्या किया था, प्रथम ICS होने का गौरव प्राप्त किया था। प्रथम ICS होने का गौरव प्राप्त किया था। परीक्षा में प्रश्न पूछता है प्रथम ICS कौन था, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस सन में 1863 में। भारत में जो ये सिविल सेवा की परीक्षाएं शुरू हुई वो 1923 से प्रारंभ हो गई। उसके पहले कहाँ होती थी, 1853 में इंग्लैंड में होती थी। इसका जन्मदाता कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो भारतीय सुधार एसोसिएशन 29 अक्टूबर 1870, 29 अक्टूबर 1870, 29 अक्टूबर 1870 में बनाई गई। इसके संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष कौन थे, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से सूर्य के प्रकाश में एवं पर्णहरित ठीक है की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आपको ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।